हेलो फ्रेंड्स, संगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मॉडल पेपर टेस्ट थर्ड की अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन की आपसे चर्चा कर लूं कि कम्युनिटी के अंदर उस क्वेश्चन को मैंने डाला था और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन क्या था? माय फादर कॉमा लगा के लिखा था हु लिव्स इन लंदन इज ए डॉक्टर। कुछ इस प्रकार से सेंटेंस डाला था कि उनमें से करेक्ट पूछा गया था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए, जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपने कोमा लगाते हुए माय फादर को आपने रेस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करते हैं, रेस्ट्रिक्ट और नॉन रेस्ट्रिक्ट क्लोज के रूप में। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि यदि आपके पास नाउन तो प्लूरल दे रखा है, नाउन प्लूरल के साथ में वो आपको दे रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दे रहा है। ठीक है, नाउन सिंगुलर है, उसके तुरंत बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, तो इसका मतलब होता है वन ऑफ दी, जब कोमा नहीं लगा होता। ठीक है, और सेकंड क्या है कि यदि आपके पास नाउन प्लूरल देके फिर वो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन दे रहा है, और इसका मतलब होता है बहुतों में बहुत। इसका मीन क्या होता है? बहुतों में बहुत। और रिलेटिव प्रोनाउन नाउन सिंगुलर और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दे रहा है वो, और उसका मतलब हो जाता है बहुतों में एक। अब क्या है कि यदि अपनी सेंटेंस की बात करें, हमने यूं लिखा माय फादर हु लिव्स इन लंदन इज ए डॉक्टर। अब देखिए, दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है कि ऊपर जो आपने कॉमा लगाते हुए रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस नाउन को, ठीक है, माय फादर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया आपने कॉमा का यूज करते हुए, इट मींस इसका मतलब है एक, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और यहां देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले इसने नाउन सिंगुलर दे रखा है, इसका मतलब है बहुतों में एक। क्लियर है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस की अपन बात करें तो उसका मतलब होगा माय फादर, कॉमा लगाते हुए आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, माय फादर मेरे पिताजी लंदन में रहते हैं, एक डॉक्टर है। यदि आपने इस क्लॉज को कॉमा न लगाते हुए लिखोगे, विदाउट कॉमा का यूज करते हुए यदि आप इस सेंटेंस को लिखोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पिताजियों में वो पिताजी जो लंदन में रहता है वो एक डॉक्टर है। इट मीन्स बाकी कुछ अलग कुछ और है, तो सेंटेंस का अर्थ का अनर्थ हो गया। समझ में आई की बात है? इसलिए ऐसे रिलेशन जो एक ही होते हैं उनको जब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर यूज किया जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लगाते हुए उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि उनका अर्थ एक रहे। क्लियर है? तो पहले जो एडजेक्टिव क्लोज जो थी बिना कॉमा के, रिलेटिव प्रोनाउन वाली जो क्लोज होती है वो एडजेक्टिव क्लोज होती है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लोज को कॉमा द्वारा आप अलग सेंटेंस से अलग कर देते हो तो वही एडजेक्टिव क्लोज प्रिंसिपल क्लोज में बदल जाती है। देखिए, एक अन्य एग्जांपल देखिएगा, फिर आपके समझ में आएगा कि यदि यहां मैं सेंटेंस लिखूं द travelers who know about storm change their way। एक तो आपने ये सेंटेंस लिखा है और एक आपने इस सेंटेंस को यूं लिख दिया द ट्रेवलर्स। अब यहां आपने कॉमा लगा दिया, और हु नो अबाउट स्टॉर्म चेंज देयर वे। अब देखिए, ऊपर वाले में कॉमा नहीं है और नीचे वाले में कॉमा का यूज किया गया है। पहले का जो अर्थ होगा, देखिए ट्रेवलर्स प्लूरल है, इसका मतलब बहुतों में बहुत, कि बहुत सारे यात्री थे, और उन बहुत सारे यात्रियों में जिनको स्टॉर्म के बारे में पता था उन्होंने रास्ता बदला है। इट मींस बाकी जो यात्री जो हैं जिनको नहीं पता वो उसी रास्ते से जा रहे हैं, जिनको पता था उन्होंने रास्ता बदला, बाकी उसी रास्ते से जा रहे हैं, बहुत सारे यात्री थे। और सेकंड के अंदर आपने उसे कोमा लगाते हुए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इट मींस जितने 20 यात्री थे वो सारे के सारे, चाहे वो एक था, चाहे वो 50 थे, वो 100 थे, वो सारे के सारे यात्री जो थे उनको स्टॉर्म के बारे में पता था, इसलिए उन सभी ने क्या कर लिया? रास्ता चेंज कर लिया।
ये फर्क पड़ जाता है कोमा से। और इसी प्रकार जो ऊपर आपने जो सेंटेंस लिखा था माय फादर लगा के आपने कोमा लगा के रेस्ट्रिक्ट किया था, इसका मतलब मेरे पिताजी। और यदि आप कोमा नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा बहुतों में एक, मेरे पिताजियों में वो पिताजी। ठीक है, तो ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा, अनमैच हो जाएगा। इसलिए इस सेंटेंस का जो करेक्ट जो है वो क्या है, माय फादर फिर कॉमा लगाते हुए हु लिव्स इन लंदन इज अ डॉक्टर, ये सेंटेंस सही रहेगा। क्लियर। ये कम्युनिटी के अंदर मैं डालता रहता हूँ जी डेली के जो क्वेश्चन जो है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था वो वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, और यहां लिखा है द वर्ड टेस्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, कि जो टेस्ट वर्ड जो है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया। ठीक है, और वो लैटिन वर्ड कौन सा है, किस लैटिन वर्ड से ये लिया गया है, कि इसका मतलब क्या है होगा, तो ये लैटिन वर्ड टेस्टम से लिया गया है। किससे लिया गया, लैटिन वर्ड टेस्टम से लिया गया। और जो टेस्टम का मतलब क्या होता है, और लैटिन के अंदर जो टेस्टम वर्ड जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है, विच इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन मिनरल्स, कि मिनरल्स के अंदर जो गोल्ड की कितनी मात्रा है, इस चीज को जांचने के लिए जिस चीज का वो यूज करते हैं या उसको जो बोलते हैं लैटिन भाषा के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, टेस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, टेस्टम। टेस्टम का मतलब क्या होता है कि निचोड़ निकालना, है ना, मिनरल से गोल्ड को निकाल लेना। उसी प्रकार टेस्ट भी क्या करता है कि स्टूडेंट को छान के रख देता है कि इसके अंदर किस चीज का, इसका क्या एप्टीट्यूड है, क्या इसका एटीट्यूड है, क्या इसका इंटरेस्ट है ना, इसका क्या मेंटली लेवल है, तो उसके लिए जो है ना वो टेस्ट यूज किया जाता है। तो टेस्ट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड टेस्टम से लिया गया, और जिसका मतलब क्या होता है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन मिनरल्स। क्लियर। सेकंड सेंटेंस दे रखा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इवेल्युएशंस। और इवेल्यूशन की बात करें तो हमने ये इवेल्यूशन जब किया था उसके अंदर बताया था कि दो प्रकार के इवेल्यूशन आते हैं, एक तो समेटिव इवेल्यूशन है, और सेकंड हमारा जो है वो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन है। समेटिव और फॉर्मेटिव, इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड इन इवेल्यूशन, कि इवेल्यूशन की यदि अपन बात करें तो इवेल्यूशन के अंदर दो प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक और स्टैंडर्ड टेक्निक। ठीक है, इसको भी अपने आगे डिटेलली किया था कि स्टैंडर्ड टेक्निक में कौन कौन से आते हैं और नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक्स। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म इज नॉट यूज्ड। देखिए क्या दे रखा है, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक, कि नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक के अंदर वो कौन सी टर्म है जो यूज नहीं की जाती। देखिए यदि ऑब्जर्वेशन की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, चेकलिस्ट की बात करें, ये जो तीनों टेक्निक्स जो हैं, ये तीनों टेक्निक्स जो हैं वो स्टैंडर्ड टेक्निक के अंदर यूज की जाती है, ये तीनों तीनों की तीनों टर्म जो है। लेकिन एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, इनका यूज जो है वो किसके अंदर किया जाता है, नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक के अंदर किया जाता है। एप्टीट्यूड हो गया, उसका इंटरेस्ट जो हो गया उसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट अपना फिफ्थ क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और यदि अपन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करें तो देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है, देखो CLT और CLT के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की बातें आती है, एक तो CC की बात होती है और दूसरा क्या होता है, LC की बात होती है। CC का मतलब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और LC का मतलब होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और CC के अंदर क्या आता है, लिसनिंग आती है, स्पीकिंग आती है, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर सॉरी LC लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर रीडिंग और राइटिंग का यूज किया जाता है, यानी कि इसके अंदर ग्रामर का पार्ट यूज किया जाता है। यदि अपने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करें तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है उसका यूज किया था, इस टर्म को डेवलप किया था नॉम चॉम्स्की ने, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को। और यदि अपने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें CC की, तो CC को किया था डेल हेमंड्स ने। तो इसका जो आंसर जो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो A हो जाएगा। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो किसका है, नॉम चॉम्स्की का है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, हाउ मेनी कॉम्पिटेंसेस आर इंक्लूड इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और अभी हमने बात की है कि दो प्रकार के हाउ मेनी कॉम्पिटेंसेस आर इंक्लूडेड
इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज। तो देखिए जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज की बात की जा रही है, सॉरी टोटल की बात नहीं की जा रही, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात हो रही है। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर जो कॉम्पिटेंस आगे यूज किए जाते हैं वो 4 प्रकार के कॉम्पिटेंस यूज किए जाते हैं। मेथड्स के अंदर मैंने पूरा कंप्लीटली बता रखा है, आप जाके वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो आगे 4 पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा इसका आंसर जो है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही शानदार दे रखा है, आई बाय न्यू पल्सर बाइक। अब देखिए मैंने एक नई पल्सर बाइक खरीदी है फॉर गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए मैंने नई पल्सर बाइक को परचेज किया। क्यों किया? सो दैट, ताकि गर्ल्स इन आवर कॉलेज लव मी, कि जो लड़कियां ना मेरे कॉलेज की वो मुझसे प्रेम करेंगी, मेरे पे मरेंगी, है ना। मैं अब देखिए ये जो बात है कि मैंने नई बाइक खरीदी, नई बाइक खरीदने के बाद में मुझे लोग पसंद करेंगे, है ना, ये क्या है? यदि अपन इसकी बात करें तो क्या था कि जब एक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, आई बाय ए न्यू पल्सर बाइक। इस स्टेटमेंट जो है ये सॉरी स्टेटमेंट हमारी क्या है कि सो दैट द गर्ल्स इन आवर कॉलेज लव मी, ये आपकी स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट से पहले आपने एक और प्रीवियस स्टेटमेंट दी है, आई बाय न्यू पल्सर बाइक। आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट बाद वाली स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करती, को फॉलो नहीं करती। भी आप यदि ये कहो कि मैंने नई पल्सर बाइक खरीदी है तो मेरी जेब का खर्चा बढ़ गया, इट मींस फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करती है। मैंने सिटी 100 बाइक खरीदा ताकि एवरेज इसकी अच्छी मिल सके और मेरी जेब खर्ची में बचत आ सके। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो करती है। क्लियर? लेकिन यहां ये कह रहा है कि मैंने न्यू पल्सर बाइक खरीदी है कॉलेज जाने के लिए ताकि गर्ल्स मुझे लाइक करें। इट मींस पहली स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट के साथ कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को फॉलो नहीं करती। जब फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करती तो वो फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। ये ध्यान में रखना। मैं कहूं कि मैंने नई शर्ट खरीदी है, मैंने नई शर्ट खरीदी है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, ठीक है, या मैंने नई शर्ट पहनी है इसलिए मुझे नई जॉब मिल जाएगी आज पर 100%। तो ये जो आपकी प्रीवियस स्टेटमेंट और बाद की स्टेटमेंट के बीच में यदि किसी प्रकार का लॉजिकली यदि कोई संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो वो फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ नॉन सिक्विटर। क्लियर? उसके बाद में 8 नंबर की बात करें, आई बिलीव दैट वन शुड नेवर डेलिबरेटली हर्ट अनदर पर्सन। मैं ये विश्वास करता हूं कि किसी भी पर्सन को, किसी अदर पर्सन को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई, क्योंकि यही कारण था, दैट इज वाई यही कारण था कि आई डिड नॉट वांट टू बी ए सर्जन। अरे भाई किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कारण से मैं डॉक्टर नहीं बना, क्योंकि हर्ट का मतलब मुझे लोगों को चीराफाड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बना। अब यहां क्या है, देखिए यदि इसकी बात करें तो एक जनरल रूल जो है, एक जनरल रूल जो है वो आप किसी अदर सिचुएशन के ऊपर यदि अप्लाई करते हो, एक सामान्य नियम यदि आप अदर सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो होती है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। समझ में आया कि बात क्या है कि आई बिलीव दैट वन शुड नेवर डेलिबरेटली हर्ट अनदर पर्सन, कि ये मैं मानता हूं, ये विश्वास करता हूं कि एक व्यक्ति को जानबूझकर किसी का नुकसान या किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बात, लेकिन आप इस जनरल रूल को आप अदर सिचुएशन के साथ हम जोड़ नहीं सकते। आपने कहा कि डॉक्टर जो है, सर्जन जो है वो लोगों की चीराफाड़ करता है, ये एक सामान्य नियम है, और इस नियम को आप जो है किसी अदर चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट।
समझ में आएगी बात है कि मैं ये कहूं कि चक्कू जो है, चक्कू से डॉक्टर जो है किसी की चीर फाड़ काटता है, ठीक है, इसलिए मैं चक्कू का यूज नहीं करता सब्जी काटने के लिए, क्योंकि चक्कू का यूज किसके लिए किया जाता है, चीर फाड़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उनके पास अलग है, आपके पास अलग है, उनका प्रोफेशन अलग है, आपका अलग है, लेकिन आप डॉक्टर वाले रूल को किसी अदर सिचुएशन के साथ आप उसे क्या कर रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो, तो ये क्या होगी, फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट। समझ में आ गई बात। सपोज दैट कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर से निकले और आपने कोई नया सूट पहना XYZ, और उस दिन आपका एक्सीडेंट हो गया, और अब आप हमेशा के लिए ये सोचो कि जिस दिन ये मैं ड्रेस पहनूंगा मेरा एक्सीडेंट होगा। समझ में आएगी बात। तो सेम सिचुएशन ये होती है फैल्सी ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो 9th क्वेश्चन जो है वो क्या है, शी रीड विदाउट ग्लासेस 2 years अगो। अब देखिए शी रीड्स, वो पढ़ती है, शी रीड्स विदाउट ग्लासेस। देखिए विदाउट ग्लासेस की वो पढ़ती थी 2 साल पहले। अब यहां भी एक बात ध्यान में रखना कि यदि अपन पहले की बात करें, कंप्लीटली तो नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ बता देता हूं कि यदि पहले के सेंस में एगो का यूज भी किया जाता है और बिफोर का यूज भी किया जाता है। देखिए एगो का यूज वहां होता है जब आपके पास फिक्स टाइम हो, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, देन आप यूज करोगे एगो का। क्लियर, एगो। और यदि आपके पास फिक्स टाइम नहीं है, मैंने उसे पहले देखा, आई सा हिम बिफोर, मैं इसे पहले मिल चुका हूं, ठीक है, पहले मिल चुका हूं, कब पहले मिल चुका हूं नहीं पता। इस सिचुएशन में हम यदि किसी एडवर्ब का यूज करेंगे उस वक्त हमारी एडवर्ब जो वो बिफोर होगी। क्लियर। अब यहां तो ये है कि वो बिना ग्लासेस के 2 साल पहले पढ़ती थी, ये उसकी एबिलिटी है, और 2 years अगो इट मींस पास्ट एबिलिटी, और पास्ट एबिलिटी के लिए हम यहाँ जो कुड और वुड दोनों का यूज करते हैं, तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। उसके बाद में 10th है, मैन डैश मेक ए मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब क्या था, सैद्धांतिक सत्य, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है, वो थ्योरेटिकल है। आदमी गलती कर सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, दीवार गिर सकती है, पंखा गिर सकता है, लाइट जा सकती है, ये थ्योरेटिकल है। और ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा कैन का यूज होता है। समझ में आएगी बात। और यदि आप किसी पॉसिबिलिटी के साथ, यदि आप क्या करते हो, किसी पॉसिबिलिटी के साथ यदि आप कोई कंडीशन लगा देते हो, क्या लगा देते हो, कंडीशन, और इस सिचुएशन में हमेशा मॉडल मे का यूज होता है। क्लियर। आपने कहा जी पंखा गिर सकता है, कैन, थ्योरेटिकल है। पंखे की हुक टूटी हुई है, पंखा गिर सकता। अब देखिए टूटने के पीछे आपने कुछ कंडीशन लगा दी, हुक टूटी है, या ये कहें कि हुक कमजोर है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी प्लस कंडीशन, ड्रिंकन पर्सन है वो, पी हुई है। इस सिचुएशन में हम किस पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, उस पॉसिबिलिटी में हम मे का यूज करते हैं। और यदि थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक सत्य, ऐसी संभावना जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है, इस सिचुएशन में हमेशा ही किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जा सकता है। और ये सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिसिटी डैश बी डेंजरस, खतरनाक हो सकती है, बड़ी आरामदायक चीज है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आग लग जाए इट मींस खतरनाक हो सकती है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल के अंदर हमेशा किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द लाइन, सॉरी द इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का मतलब था सारे वेद बोलना, सीक्रेट जानना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सीक्रेट्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें 12 नंबर, दे वर डैश बाय रॉबर्स, दे वर डैश बाय रॉबर्स, पैसिव में सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए यदि अपन इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेल्ड अप।
दिए, हाँ ठीक है, हेल्ड अप। और हेल्ड अप की यदि अपन बात करें तो हेल्ड अप का मतलब क्या होता है? हेल्ड अप का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। दे वर हेल्ड अप, उन्होंने बाधा पहुंचाई, सॉरी दे वर हेल्ड अप, उनको बाधा पहुंचाई गई, किनके द्वारा? बाय द रोबर्स, हेल्ड अप। क्लियर है? रोबोट्स के द्वारा उनको जो है वो उनके कार्य के अंदर बाधा पहुंचाई गई, तो हेल्ड अप इसका जो है राइट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद में ही डैश टॉकिंग ऑल द टाइम, बोलते रहना बोलते रहना, है ना? तो इसके लिए किसका यूज करोगे आप? केप्ट ऑन, लगे रहना। ही केप्ट ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट है राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट डैश ही गेट्स द फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। देखिए एक तरफ तो कारण दिया गया है, इंटेलिजेंट है, सेकंड तरफ रिजल्ट दिया गया है। एक तरफ कारण है और सेकंड तरफ क्या है? रिजल्ट दिया गया है, तो इसे इलेक्टिव कंजक्शन बोलते हैं, इलेक्टिव कंजक्शन। इसे इलाटिव नहीं पढ़ा जाता, इलेक्टिव कंजक्शन कहते हैं। और इलेक्टिव कंजक्शन कौन से होता है? जिसमें एक तरफ कारण और दूसरी तरफ उसका परिणाम दिया जाए। और इसके जो चीफ वर्ड होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? सो है, फोर है और देयरफॉर, ये इसके चीफ वर्ड है, सो फोर और देयरफॉर। अब देखिए एक तरफ कारण और दूसरी तरफ परिणाम। अपने कहते थे आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट, आई एम इल कारण रिजल्ट क्या निकला कि मैं स्कूल में नहीं आ सकता, सो। या सो इसलिए नहीं लगा रहे थे कि ये जच रहा है क्योंकि ये इलेटिव कंजक्शन था, इसलिए हम सो का यूज कर रहे थे। सो लगा सकते हो आप, वहां फोर लगा सकते हो, देयर फोर लगा सकते हो। कंजक्शन डीपली करवाया हुआ है, तो लिंक इसके अंदर दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो तो यहां जो हमारा जो ऑप्शन होगा सो, फोर और देयर फोर, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर हो जाएगा सेकंड में लिख दिया राम इज ए डल स्टूडेंट डैश ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब देखिए यहां कारण उल्टा हो रहा है, डल है तो फेल होना चाहिए, डल है तो क्या होना चाहिए? फेल होना चाहिए, लेकिन वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली अपने कहते हैं ना उसका सिलेक्शन हो गया, बेटा क्या करे बेटा, है ना, उसका हो गया, इट मीन्स आपको उसकी उम्मीद नहीं थी, कार्य आपकी आशा के विपरीत हुआ। और यदि कार्य आपकी आशा के विपरीत हो रहा है, इट मीन्स वो है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। और एडवर्सेटिव कंजक्शन के जो चीफ वर्ड होते हैं वो दो है, एल दो है, बट है, यट है और स्टिल है और वाई है। ये एडवर्सेटिव कंजक्शन की जो है वो चीफ वर्ड है, दो एल दो और बट येट स्टिल और वाई। अब देखिए राम इज डल स्टूडेंट, और इसलिए डल है लेकिन फिर भी वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रहा है, इट मीन्स कार्य विपरीत हो रहा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां वाइल का यूज करिए। क्लियर? अब यहां और इंपॉर्टेंट बात दे दी कि दो राम इज डल, सेम सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, दो राम इज डल डैश ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब देखिए ऊपर वाले में तो दो नहीं लगाया था, नीचे वाले में आपने सेंटेंस को दो से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यदि आपका सेंटेंस एडवर्सेटिव कंजक्शन यदि आपका दो या एल दो से स्टार्ट हो जाए, दो या एल दो से स्टार्ट हो जाए, तो इसके बाद आने वाला कंजक्शन आपका यट हो सकता है, स्टिल हो सकता है, या कॉमा, यट स्टिल या कॉमा, इसके अलावा आप किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एग्जाम में होता क्या है? दो राम इज डल डैश इट गॉट द फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम। अब वहां स्टूडेंट क्या करते हैं? जचाने बैठ जाते हैं, दो राम इज डल बट वाइल स्टिल, सो बट जचर है, राम इज डल बट ही गॉट द फर्स्ट रैंक, जो जचता है वही आंसर होता है। और बारह के मिला के पूछते भी हैं, चर्चा भी करते हैं, भाई के बड़े कि वो तो बिल्कुल सिंपल है, बट्टा सी मैं ही बड़ी है कि ये ले बड़ा सारा गुड़ लगा देते,
है ना, एग्जाम से बाहर आते आते हमारे जो है वो तकरीबन 85% सही होते हैं, और जिस दिन आंसर की आती है वो 85% किस पे आ जाते हैं, 35% पे आ जाते हैं। रीजन, लॉजिक का नहीं पता। तो यहां जो है देखिए बट नहीं आ सकता, वाइल नहीं आ सकता, क्योंकि सेंटेंस आपका दो या एल्दो से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यट लगा सकते हो, स्टिल लगा सकते हो, या कॉमा लगा सकते हो, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है इन्होंने, यट दे रखा है। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, सॉरी स्टिल दे रखा है, तो हमारा आंसर यहाँ स्टिल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, द रोल ऑफ मदर टंग इन कम्युनिकेटिव मेथड। और ये हमने बात किया था कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड। क्लियर है कि जुडिशियस यूज तो किया जा सकता है, कि यदि हम बात करें कि मदर टंग का रोल इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, पॉपुलर है ये भी नहीं है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, इट मीन्स अनइम्पोर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मदर टंग का। उसके बाद में 18 क्वेश्चन की बात करें, द नेसेसरी एलिमेंट विच हेल्प इज लर्निंग। अच्छा, द नेसेसरी एलिमेंट विच हेल्प इज लर्निंग इंग्लिश। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या इंग्लिश को सीखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी है या वो हमारी हेल्प करते हैं। इमिटेशन बिल्कुल जरूरी है, ऑरल प्रोडक्शन जरूरी है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड रीडिंग। यदि लिसन करेंगे हम, देखो सुनेंगे इट मींस रिसीव कर रहे हैं, पढ़ोगे इट मींस रिसीव कर रहे हो, है ना। तो ये कौन सी स्किल है, रिसेप्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल के अंदर स्पीकिंग आता है और राइटिंग आता है। यदि प्रोडक्टिव की बात करें तो प्रोडक्टिव के अंदर प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, राइटिंग, सॉरी राइटिंग, और सेकंड स्पीकिंग जो है ये किस में आ जाती है, प्रोडक्टिव के अंदर आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें कि लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट ऑफ। देखिए लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट ऑफ, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल है, नॉलेज नहीं है, क्रैमिंग नहीं है। क्लियर। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्किल हो जाएगा। अब उसके बाद में ए साइलेंट सी स्पोक टू मी, आपने यहां फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना है। देखिए एक साइलेंट सी है और स्पोक टू मी, यदि यहां अपने बात करें, देखिए एस एस एस, क्लियर, एस एस एस, कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट जो है वो रिपीट हो रहा है, इट मींस एलिट्रेशन तो है पहला, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रहा है कि एक साइलेंट सी जो है वो मुझे बोला, समुद्र ने मुझे कुछ कहा, समुद्र ने मुझे कुछ कहा, इट मींस आप वहां सी को एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब नॉन लिविंग थिंग्स को एज ए ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट किया जाता है, इट मींस वो पर्सोनिफिकेशन भी है। तो हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या होगा, बोथ ए और डी, बोथ क्या हो जाएगा, ए और डी, ये दोनों आंसर सही है हमारे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई लुक्ड एट नाइट, द नाइट लुक्ड एट मी। देखिए लुक्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, ध्यान रखना, लुक्ड नॉट ए लुक्ड, ट का साउंड देगा, लुक्ड, आई लुक्ड एट नाइट, द नाइट लुक्ड एट मी। क्लियर है कि रात ने मुझे देखा, मैंने रात्रि को देखा, रात ने मुझे देखा। और नाइट को भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एज ए ह्यूमन बीइंग। इट मींस इसमें भी यदि यूज किया गया है तो वो यूज किसका किया गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है, ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई। गौर से सुनना,
ट्राई, एज, आई, माई, माइट, काइट, फ्लाई, यानी कि आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। आई वोल साउंड है, डिफ्थोंग है आई, और वोल साउंड यदि रिपीटेशन हो रहा है इट मीन्स उसके अंदर क्या है, एसिनेंस है। उसके अंदर क्या है, एसिनेंस है। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ एज दिया गया है तो ये सिमिली भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सिमिली, लेकिन हमें आंसर जो देना है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो यदि आप इसका भी लिखना चाहो तो आप कह सकते हो कि जी इसका आंसर जो है वो क्या है, बोथ ए और डी, सॉरी ए और सी, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट की बात करें तो एसेनेंस होगा। यदि ऑप्शन में होता ना हमारे पास कि बोथ ए और सी तो हम ऑप्शन सी पे उसी पे ही जाते, ए और सी पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पीटर पाइप्ड पिक्ड ए पैक ऑफ पिक्ड पेपर। अब देखिए फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट एक से अधिक वर्ड्स के अंदर रिपीट हो रहा है। पीटर पाइप्ड पिक्ड ए पैक ऑफ पिक्ड पेपर्स, इट मींस क्या है ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एलिट्रेशन। क्लियर। अब देखिए इसमें वोल साउंड रिपीट हो रहा था, इसमें कॉन्सोनेंट हो रहा है, वोल रिपीट हो रहा है तो एसिनेंस है, वोल रिपीट हो रहा है तो क्या है हमारा एसिनेंस है, और यदि कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है इट्स समथिंग रिवर्स टू व्हाट इज थॉट हैपन्स। आपने जो सोचा उससे जस्ट अपोजिट होना, आपने जो सोचा उससे जस्ट अपोजिट होना। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टर्म इन ड्रामा, और ड्रामा के अंदर इस टर्म को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपने जो सोचा जस्ट उसके अपोजिट होना। देखिए एक नाटक आता है ना मेरवाड़ा, छोटी सरदार है ना, और सरपंच कुलवंत कौर टिग्नो। अब वो हमेशा ही ये इमेज करती है कि मैंने इसका इस प्रकार करने से इसका ये बुरा कर दूंगी, ये उसकी सोच है, मेरे को मार दूंगी या उनके बच्चों को मार दूंगी, है ना, या उस सरदार जी को मार दूंगी, ये उसकी सोच है। लेकिन इस सोच के अपोजिट, सोच के अपोजिट एक्शन होता है, उसका बुरा नहीं होता। ये टर्म है, और इस टर्म को लिटरेचर की भाषा में क्या कहते हैं, देखिए सैलीलकवी बोलते हैं, नहीं। सैलीलकवी क्या है, सैलीलकवी के अंदर क्या होता है कि जो स्पीकर जो होता है अलाउड रीडिंग करता है, अलोन होता है स्टेज के ऊपर, सैलीलकवी है। असाइड के अंदर अदर कैरेक्टर्स भी होते हैं स्टेज के ऊपर, और वो अपनी इनर थॉट्स फीलिंग्स को वो बाहर निकालता है। कैथारसिस नहीं है तो इट मींस इसे क्या बोलेंगे, ड्रामेटिक आयरनी कहेंगे। ये क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। समझ में आ गई बात कि जो भी सोचा जाए ड्रामा के अंदर, जो भी कोई कैरेक्टर सोचता है और उसकी सोच के बिल्कुल अपोजिट यदि कुछ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। तो देखिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एलिट्रेशन है, एसिनेंस है, कंजक्शन है, मॉडल्स है, इनके सारे के सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो आप जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इन वीडियोस को देखें ताकि आपको डिटेलली पता चल सके, है ना। और आगे वाले जो हमारे जो हम मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से हम क्लियरली कर सकें। तो थैंक यू।